आज हम देहरादून से कुछ दूरी पर हैं और यहाँ सोचा कि पक्षियों के बारे में जो अपनी समझ को थोड़ा विस्तार देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो किसके साथ जाया जाए और कहाँ जाया जाए। तो यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर एक जंगल के इलाके में मुझे सतपाल गांधी जी ले आए। इनके बारे में हमारे एक साथी ने बताया, तो सतपाल जी के साथ बातचीत करते हुए मैंने यहाँ देखा और इन्होंने मुझे इनकरेज किया कि फ़ोटो खींचने से ज़्यादा पहले देखो और समझो। तो चिड़ियों की कॉल, यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमें इंडियन पिट्ठा की आवाज़ सुनाई दे रही है। शायद 2 चिड़ियाँ हैं। तो सर, आपसे मैं ये तो जानूंगा कि यहाँ पर क्या क्या पक्षी हैं, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि पक्षी की कॉल, जैसे हर कोई कहता है कॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। जी जी जी। सो उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें चाहिए? देखिए, ये तो ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस से ही आती है। जी। जब हमने बर्डिंग शुरू की थी तो हम सिर्फ विजुअल पर विश्वास करते थे, जो दिखता था हम वही मानते थे। तो ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करते करते आपको कॉल्स के बारे में खुद पहचानने लगते हैं। लेकिन जब तक आप कॉल और बर्ड को दोनों को साथ में कोरिलेट नहीं करते हो ना, तब तक कॉल पहचानी नहीं जा, मतलब आप पहचानने में मुश्किल आती है। तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस, और जितना आप जंगल में ट्रैवल किया होगा, बर्डिंग की होगी, और मैं मतलब एक फेज से निकल चुका हूँ, तो अब मैं स्लो बर्डिंग की तरफ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब लोग स्लो बर्डिंग करें। स्लो बर्डिंग पे मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे एक एक करके पूछना चाहता हूँ। इसमें मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ, वो ये कि आज की पीढ़ी को एक फ़ायदा ये है कि माना एग्जाम्पल, अभी आप बताएंगे कौन कौन सी चिड़िया है, लेकिन किसी एक पक्षी के बारे में, मान लिया इंडियन पिट्ठा के बारे में, वो कम से कम इंटरनेट पर सुनकर कॉल उसकी आ सकता है और फिर उसको पहचानने में आसानी होगी। दिस इज़ वन गुड थिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं, स्लो बर्डिंग से पहले इस जंगल में देहरादून के आसपास जो माइग्रेशन है, समर माइग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से पक्षी यहाँ पर आते हैं? चलिए, माइग्रेशन की जब भी बात होती है ना, तो यूजुअली लोग क्या है, वाटर बर्ड्स को माइग्रेशन से रिलेट करते हैं। आप किसी को बोलते हैं ना, मैं बर्डिंग करता हूँ, 6 महीने पहले तो यही बर्डिंग करता हूँ। अच्छा, आप साइबेरियन क्रेन देखने जाते हैं, तो हिंदुस्तान में माइग्रेशन का लोगों ने जो नाम सुना, वो साइबेरियन क्रेन से पहले रिलेट करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ मैं आसन कंजर्वेशन रिजर्व जाता हूँ, अच्छा वहाँ साइबेरियन क्रेन आती है। मैं बताता हूँ, साइबेरियन क्रेन हमारे हिंदुस्तान में 25 साल पहले आती थी, अब नहीं आती है। तो माइग्रेशन सिर्फ बड़ी बर्ड्स का या डक्स का ही नहीं है। तो वैसी बात होगी जैसे आप जंगल जाते हैं, तो जंगल में जाके लोग क्या करते हैं, गेम एनिमल ढूंढते हैं, टाइगर देखेंगे, लेपर्ड ढूंढेंगे या एलिफेंट देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखते कि छोटी बर्ड्स भी कितनी इम्पोर्टेंट है। छोटे मैमल्स, छोटे जानवर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से जब आप बर्डिंग करते हैं, तो बर्डिंग में वाटर बर्ड्स अलग हैं, जंगल बर्ड अलग हैं, प्लेन्स की बर्ड्स अलग हैं, और माइग्रेशन में भी विंटर माइग्रेशन के अलावा समर माइग्रेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देहरादून में समर्स में कुछ बर्ड्स हैं जो साउथ से माइग्रेट करके आती हैं, और एक आध बर्ड है जो साउथ ईस्ट एशिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हमारे यहाँ आती हैं, और उसको देखने का बहुत क्रेज है लोगों में। वो ज़्यादातर आप कहते हैं मसूरी के पास, देहरादून में आप हिल्स में मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेली बर्डिंग कर करके उसके नेस्ट ट्रेस करने पड़ते हैं। वो है लॉन्ग टेल ब्रॉडबिल। तो लॉन्ग टेल ब्रॉडबिल को हेलमेट बर्ड भी कहते हैं, कार्टून बर्ड भी कहते हैं। और अगर उसको आप देखना चाहें तो बिनोग में, मसूरी में उसका सबसे बढ़िया हैबिटेट है। आप मसूरी से अक्रॉस केम्प्टी वाली तरफ जाएं, वहाँ से बिनोग, आपकी गाड़ी जहाँ तक पार्क होगी मुश्किल से आपको 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और आप उसको आराम से देख पाएंगे। तो समर बर्डिंग कब तक दिखाई देती है? अभी वो अगस्त सितंबर तक दिखाई देगी। ब्रीडिंग करती है, ब्रीडिंग के बाद वो चली जाती है। पर अगस्त में फेयर चांस है कि दिखे? अभी भी मई जून में भी दिख जाएगी। मतलब लेट अगस्त तक तो दिखेगी क्योंकि बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे, जब इस लायक होंगे कि फ्लाई करके वापस जाएंगे। यहाँ पर इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर क्या दिखा आ गया? इधर से 3 पेयर रिपोर्टेड है। तो नेस्टिंग करता है हर साल इसी इलाके में। तो देखते हैं इस बार नेस्ट कहाँ बनाया उसने। अभी तक मैंने नेस्ट देखा नहीं है उसका, पर 2 पिट्ठा की तो कॉल आ रही है। देहरादून में समर बर्डिंग में जो माइग्रेशन है, एक तो लॉन्ग टेल ब्रॉडबिल है, और आपका पैराडाइज फ्लाई कैचर है। सबसे इंटरेस्टिंग एक और है, ब्लैक नेप मोनार्क। और पिट्टा सबसे खूबसूरत है, उसकी सबसे ज़्यादा लोगों को डिमांड रहती है देखने की।
पिट्टा देखने खूब आते हैं। और यहाँ पर इस जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर पिट्टा ब्रीड करता है और आपके दिल्ली में भी ब्रीड करता है। लेकिन यहाँ दिल्ली में एक एडवांटेज क्या है कि वो आपको जमीन पे बैठा भी दिख जाएगा। पास में यहाँ भी दिखते हैं लेकिन आप पेड़ में देखेंगे। यहाँ नीचे क्या है, क्योंकि यहाँ पर बरसात होती रहती है तो झाड़ियाँ अंडर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, तो नीचे बैठा हुआ हमें नहीं दिखाई देता। और जब उसके ब्रीडिंग के बाद बच्चे हो जाते हैं तो अक्सर वो नीचे झाड़ियों में रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। और एक तरह से अच्छा भी है, ना लोग देखें ना उसको थ्रेट करें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछने से पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है जो सतपाल जी ने बताया, और सतपाल जी ने एक तरह से काफ़ी मतलब एक बेसिक हमें फाउंडेशनल नॉलेज दी है, अगर आपको इन चिड़ियों का नाम, जिन पक्षियों का नाम सतपाल जी ने लिया वो देखना है तो हमारा पिछला वीडियो जो है, जो हमने दिल्ली से किया था भोंडसी नेचर पार्क से, वहाँ पर सारी पक्षियों के पक्षी वहाँ पर फोटो मिल जाएंगे। और सतपाल जी आपका भी कोई वीडियो वो है यूट्यूब चैनल? मेरे नाम से ही है, मैं उस पर अपने तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका भी लिंक मेरे। सतपाल जी आखिर में यहाँ से चलने से पहले आप बताएं स्लो बर्डिंग का कॉन्सेप्ट। जब हम निकले देहरादून से तो आपने कहा कि बर्डिंग एक स्टेज के बाद स्लो बर्डिंग करनी। देखिए बहुत स्लो, एक स्लो शब्द बहुत सारों के साथ जुड़ता है। स्लो ईटिंग, स्लो मूविंग, स्लो ट्रैकिंग, इस तरह से स्लो डाउन। तो लाइफ जब आप, लेकिन ये एक स्टेजेस हैं, जब तक आप फास्ट नहीं करेंगे, एक लेवल से गुजरेंगे नहीं, तब तक आप स्लो बर्डिंग की तरफ नहीं आएंगे। तो ट्रेडिशनल बर्डर क्या करता है, वो कहता है आज मैं गया था एक जगह पर, जैसे आप भी आए तो आप कहोगे मैंने आज 10 स्पीशीज देखी या 15 देखी। वो स्पीशीज काउंट में इंटरेस्ट रखता है। क्योंकि बर्ड उसको एक थोड़ा सा उसमें एक्साइटमेंट है कि मुझे नई चिड़िया देखी, मैं वहां गया मैंने इतनी देखी। पर स्लो बर्डिंग में क्या है, आप एक जगह बैठे शांति से और बर्ड्स की कॉल्स को ऑब्जर्व करें, बर्ड को ऑब्जर्व करें और उसकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करें। वो फीडिंग हैबिट्स क्या है, जैसे यहाँ बर्ड में मैं देखता हूँ कोई नेस्ट बना हुआ है, तो नेस्ट में एक मेल या फीमेल फीड करने के लिए जाएगा, दूसरा नेस्ट के पास नहीं बैठता, नेस्ट के 10-20 फीट की पेरिफेरी में कहीं ना कहीं बैठा होगा, जो आपको जल्दी से दिखेगा नहीं। तो अगर मान लीजिए मेल गया है तो फीमेल नेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। जैसे ही मेल आएगा, मेल अपना फीड कराएगा, फीमेल चली जाएगी नेस्टिंग बच्चों के लिए फीड लेने के लिए। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको स्पीशीज काउंट से ज़्यादा इसमें मज़ा आता है कि जब बर्ड्स को आप ऑब्जर्व करते हो और बर्ड्स को हैबिट्स को ऑब्जर्व करो, और कुछ टाइम के बाद आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि आपको समझ आने लगता है कि अब बर्ड कितनी, मान लो कितनी फ्रिक्वेंटली आती है फीड कराने, कि 5 मिनट में आ रही है, 10 मिनट में आ रही है। ये नहीं कि आप रैंडमली गए और आपने चल फोटो खींच ली, चलो अब नेक्स्ट बर्ड को देखने चलते हैं। बिल्कुल। तो मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो हमने जल्दी में बात की, कभी सतपाल जी के साथ बैठेंगे आराम से और एक तरह से मास्टर क्लास आपकी लगाई जाएगी, जो ज़्यादा आप सीख सकें। अभी 2 मिनट हम शांति से सुने तो देखिए गोल्डन ओरियोल की कॉल आ रही है अभी। ये गोल्डन ओरियोल कॉल कर रहा है, पिट्टा की कॉल आ रही थी, ब्लैक फ्रैंकलिन की कॉल आ रही थी, और फ्लाई कैचर की भी था, और इसका भी क्या नाम है, पिकॉक की आवाज आ रही थी। तो आप बहुत सारी बर्ड्स की कॉल सुन सकते हैं अगर आप शांति से बैठे। और मैं तो ये कहूँगा अगर जो है आप हिंदी नामों में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हम अपने चैनल में हिंदी नाम भी बताते रहते हैं। जैसे गोल्डन ओरियोल को हम सुनहरी पीलक कहते हैं, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर को दूधराज कहते हैं, वो मध्य प्रदेश की स्टेट बर्ड है। उसके अलावा इंडियन पिट्टा को नौरंग भी कहा जाता है। तो ये सारी चिड़ियाँ हैं, काफ़ी मज़ेदार ये चीज़ है। एक तरह से एक ऐसी बीमारी है जिसको फैलना में किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, कंटेजियस है। हाँ, और इस बीमारी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं है, एंड पीपल आर हैप्पीली स्प्रेडिंग दिस डिजीज़। तो मैं अब आपसे अभी विदा लेता हूं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे देख रहे हैं अभी, प्लीज़ शेयर कीजिए। और हमारा इको एंड एनर्जी टॉक जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग, काबिल लोग हमें मिलते रहें, और जहाँ भी मिलते हैं उनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। थैंक यू सो मच सर, और हम आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे। और अगर आप मेंबर बनते हैं इको एनर्जी टॉक के, तो इस तरह से मुझे ट्रैवल करके वीडियो बनाने में आसानी होती है। आप ज़रूर मेंबर बने, हमारी फैमिली को बढ़ाएं, और जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।